अध्याय 59। गुवानसन प्रांत शहर से अतिथि। क्या परिवार मुझे कारावास का आदेश दे रहा है? नकुल शॉ को ऐसा लगा जैसे उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। उसने शिखर सम्मेलन में पहला स्थान लिया था और उसे एक नायक की तरह सम्मान देने के बजाय इस तरह का व्यवहार मिला। वह जाहिर तौर पर कोई मंदबुद्धि नहीं था। जिन लोगों ने लैम्बर्ट परिवार के साथ मिलकर काम किया था वे वही दो थे जो मर गए थे। उस रात जब वह लौटा तो ये स्पष्ट रूप से योजनाबद्ध था। ओलिविया लैम्बर्ट ने उन्हें अपनी योजना को स्थापित करने के लिए समय देने के लिए आमंत्रित किया। एक बार जब योजना सफल हो गई और नकुल शॉ अपने संप्रदाय के पास मर गया तो शॉ परिवार कैसे प्रतिक्रिया करेगा? इसके अलावा शाखा संप्रदाय से एक मृत प्रतिभाशाली व्यक्ति उच्च स्तरों को हत्यारे को खोजने के लिए ज्यादा प्रेरित नहीं करेगा। शांत हो जाओ, एल्डर शॉ ने गहरी आवाज में कहा। जब तक मैं जिंदा हूं उनके पास तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने के लिए कोई सबूत नहीं है। मैं सच्चाई का पता जरूर लगाऊंगा। आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद बुजुर्ग। नकुल शॉ सम्मान और कृतज्ञता से भरा हुआ था। सच कहूं तो अगर नकुल शॉ के पास एल्डर शॉ उसका बचाव नहीं कर रहे होते तो ये कारावास के आदेश जितना आसान नहीं होता। कारावास का आदेश? मेरी कहीं जाने की योजना नहीं है। तो तुम क्या कर सकते हो? नकुल शॉ अपने दिल में ठंडे होकर हंसा और समझाने की परवाह नहीं की। वह सिर्फ एक शाखा शिष्य था, संप्रदाय के उच्च स्तरों को उस पर भरोसा नहीं था। अगर वह सच्चाई को समझाने वाला होता तो उसकी छिपी हुई ताकत और साधना समस्याओं की एक और पूरी श्रृंखला का कारण बनती। अपने घर वापस लौटते हुए नकुल शॉ शांत होकर बैठ गया और खेती करने लगा। उसकी चोटें लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। अपनी छठी रैंक की साधना के साथ उसकी ताकत सन फेदर सिटी में शीर्ष स्तर पर थी और केवल वही लोग जो उसे धमका सकते थे वे मार्शल मास्टर्स थे। इसके अलावा नकुल शॉ ने किसी और को अपनी आंखों में नहीं रखा। मैं शॉ परिवार छोड़ दूंगा, सन फेदर सिटी छोड़ दूंगा और बाहरी दुनिया देखूंगा। नकुल शॉ के दिल में ऐसी इच्छा थी, उसने यहां से संबंध महसूस करना खो दिया था। जिस दिन उसने घाटी में रहस्यमयी लड़की को देखा था वह बाहरी दुनिया के लिए तरस से भर गया था। अपनी बाईं आंख के भीतर के आयाम में लड़की की वह हथेली बार बार चलाई जा रही थी। अब तक वह अभी भी इसमें निहित गहराई को नहीं समझ पाया था। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। नकुल शॉ ने दिनों की गणना की और महसूस किया कि वह अभी 14 साल का हुआ था। वह इन दिनों कड़ी मेहनत कर रहा था और लाइटली माइक्रोस्टेप शिखर स्तर पर पहुंच गया था। उसे एहसास हुआ कि उच्च रैंक मार्शल आर्ट्स की उसकी समझ आसान हो गई थी क्योंकि उसने वन विद द हेवंस आभा को समझा था। यह एक मार्शल मास्टर के लिए कम रैंक मार्शल आर्ट्स सीखने के समान था, जाहिर है 7वें दर्जे के लिए एक सरल काम। नकुल शॉ को लगा कि अब स्टार फिंगर भी इतनी कठिन नहीं लगती थी। अब उसकी स्टार फिंगर चौथे स्तर के अंतिम चरणों से ज्यादा दूर नहीं थी। जिस दिन नकुल शॉ 14 साल का हुआ शॉ परिवार में एक अतिथि आया। इस समय शॉ संप्रदाय के सभी प्रमुख सदस्य वहां थे। एल्डर शॉ को छोड़कर जो मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी की रखवाली कर रहे थे अन्य सभी बुजुर्ग मौजूद थे। मेरे परिवार के पास मास्टर गौतम के व्यक्तिगत रूप से आने के लिए क्या है? संप्रदाय के प्रमुख ने प्रमुख सीट पर बैठे व्यक्ति से पूछा। संप्रदाय के नेता की सीट पर बैठा व्यक्ति 35 साल की उम्र के आसपास का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वह एक नश्वर जैसा दिखता था, कोई ऐसा व्यक्ति जो खेती नहीं करता था। लेकिन उसके हर कार्य, हर सांस से बुजुर्ग चौंक गए। केवल 7वें दर्जे या उससे ऊपर के लोग ही उस आदमी से निकलने वाले खतरे को महसूस कर सकते थे, भले ही उसने अपनी आभा को पहले ही छिपा दिया था। मैंने सुना है कि ग्रिफिन और शॉ परिवार दोनों में एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैं भगवान गुवान के आदेश के तहत इसकी जांच करने आया हूं। इसके कहे जाने के बाद मौजूद सभी लोगों की सांस लेने की दर बढ़ गई। भगवान गुवान? राजेंद्र शॉ के सिर से ठंडा पसीना बह रहा था। गुवानसन प्रांत शहर के नियंत्रण में एक शहर होने के नाते वे कैसे नहीं जानते कि भगवान गुवान कौन थे? शॉ परिवार गुवानसन प्रांत के तहत 12 शहरों में से केवल एक में था और प्रांत का तानाशाह भगवान गुवान था। उसकी कहानी खुद एक किंवदंती थी। भगवान गुवान 7 प्रमुख प्रभुओं में से एक था। उसकी साधना बेहद उच्च थी। जाहिर तौर पर उसने एक बार 2 लाख सैनिकों का नरसंहार किया था, 7वें दर्जे या उससे ऊपर के 18 मार्शल मास्टर्स का वध किया था और 9वें दर्जे के दुश्मन जनरल को मार डाला था। जाहिर तौर पर भगवान गुवान ने एक ही वार में 5 उच्च स्तरीय घातक जानवरों को भी मार डाला था। वे सभी 2 विंगड स्वॉर्ड टीथ टाइगर से ज्यादा मजबूत थे जिससे नकुल शॉ मिला था। जाहिर तौर पर वह 30 साल की उम्र से पहले 9वें दर्जे तक पहुंच गया था। 10 साल बाद, यहां तक कि यह अफवाह भी थी कि वह पौराणिक होली मार्शल पद तक पहुंच गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किंवदंती सच थी या नहीं, क्योंकि भगवान गुवान इस देश के पावर हाउस में से एक था। इसके मुकाबले में शॉ परिवार क्या था? और अब यह मास्टर गौतम उस आदमी के आदेश के तहत शॉ संप्रदाय में आया था। तुरंत मौजूद लोगों ने एक दूसरे को उत्तेजित होकर देखा। हम पूछने की हिम्मत करते हैं, वह प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है जिसे मास्टर गौतम ढूंढ रहे हैं?
राजेंद्र शॉ ने अपने माथे से पसीना पोंछा। यह मास्टर गौतम 9वें दर्जे का था और उसके भगवान गुवान के दाहिने हाथ के आदमियों में से एक होने की उच्च संभावना थी। पूरे सनफेदर सिटी में 8वें दर्जे के कल्टीवेटरों के होने की केवल एक छोटी सी संभावना थी। मास्टर गौतम की ताकत के साथ वह बिल्लियों और कुत्तों को मारने जितना आसान मार्शल मास्टर्स को मार सकता था। ये कहा जा सकता है कि शॉ परिवार के पास उसका विरोध करने का कोई मौका नहीं था। मेरे जानकारी के अनुसार ग्रिफिन और शॉ परिवार दोनों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैं उनके नाम नहीं जानता। मैं अभी हाल ही में ग्रिफिन परिवार में गया था, लेकिन परिणाम ने मुझे निराश किया। मास्टर गौतम मदद नहीं कर सका लेकिन अपना सिर हिलाया। जाहिर है उसे सिद्धार्थ ग्रिफिन को देखने को नहीं मिला, जो शिखर सम्मेलन के बाद गायब हो गया था। 1 महीने के बाद भी उसका कोई निशान नहीं था और सिद्धार्थ ग्रिफिन के अलावा ग्रिफिन परिवार में कोई खास उत्कृष्ट युवा नहीं थे। नाम के बिना हमें नहीं पता कि आप किसकी बात कर रहे हैं। राजेंद्र शॉ की आंखों से रोशनी गुजरी। मास्टर गौतम ने लापरवाही से कहा, वह आसान है, बस सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को बाहर लाओ। संप्रदाय के प्रमुख ने दूसरों के साथ नजरें मिलाईं। अगर वे सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे तो उन्हें नकुल शॉ और नीरज शॉ के बीच चयन करना होगा। लेकिन नकुल शॉ को अभी अभी एक कारावास का आदेश मिला था और उन्हें उस पर लैम्बर्ट परिवार में शामिल होने का संदेह था। हाँ, क्या शॉ संप्रदाय को अपने प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में भी नहीं पता? मास्टर गौतम हंसा क्योंकि उसने अपनी आभा जारी की। उस पर कमरे के अंदर का दबाव बढ़ गया। एक असहनीय दबाव राजेंद्र शॉ और अन्य बुजुर्गों की ओर बढ़ गया। एक है, राजेंद्र शॉ ने जल्दी से कहा। हमारे संप्रदाय में एक उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वह मेरा बेटा नीरज शॉ है। वह 18 साल की उम्र से पहले 6ठी रैंक तक पहुंच गया है और उसने कुछ दिन पहले पवित्र मार्शल आर्ट्स में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की। नीरज शॉ। अन्य बुजुर्गों ने तुरंत सहमति में अपना सिर हिलाया। ये सच था कि युवाओं में नीरज शॉ की सबसे ज्यादा साधना थी। इसके अलावा उसने आंशिक पवित्र मार्शल आर्ट्स में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। ये कुछ ऐसा था जो कुछ बुजुर्ग भी नहीं कर सकते थे। ओह, उसे बाहर लाओ। मास्टर गौतम को दिलचस्पी लग रही थी। कोई जाओ और नीरज शॉ को लाओ। जल्द ही नीरज शॉ अपने सामान्य सोने के वस्त्र पहने हुए कमरे में आया और मौजूद सभी लोगों का अभिवादन किया। जब उसे पता चला कि संप्रदाय का प्रमुख अपनी सामान्य सीट पर नहीं बैठा था तो वह चौंक गया। स्थिति से ऐसा लग रहा था कि बुजुर्ग इस व्यक्ति के डर में लग रहे थे। 18 साल का, 6ठी रैंक, औसत। मास्टर गौतम ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, लेकिन वह खुश नहीं लग रहा था। औसत। नीरज शॉ ने अपने दिल में गुस्सा महसूस किया। बुजुर्ग भी दंग रह गए थे। आखिरकार केवल नीरज शॉ ही 18 साल की उम्र से पहले 6ठी रैंक तक पहुंच गया था। जाहिर है उन्हें नहीं पता था कि सिद्धार्थ ग्रिफिन और नकुल शॉ दोनों 6ठी रैंक तक पहुंच गए थे, जिसमें सिद्धार्थ ग्रिफिन शिखर 6ठी रैंक तक पहुंच गया था। नीरज शॉ लगभग 18 साल का था और नकुल शॉ अभी अभी 14 साल का हुआ था। अपनी 5वीं रैंक की साधना के साथ भी ये स्पष्ट था कि उसकी क्षमता नीरज शॉ से ज्यादा थी। मुझे अपने कुछ कौशल दिखाओ, आदमी ने भावहीनता से कहा। हाँ, मास्टर गौतम। नीरज शॉ मुश्किल से अपने उत्साह को रोक सका। अपने सौतेले पिता की आंखों में अर्थ से वह जानता था कि यह उसकी किस्मत बदलने का एक मौका था। स्पेशियल क्लाउड फिंगर, नीरज शॉ ने कहा और अपनी सबसे अच्छी चाल का उपयोग किया। उसी समय उसने अपनी शैडो स्टेप का भी उपयोग किया। अपने कौशल को दिखाने के बाद नीरज शॉ आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। हर उंगली जो उसने बाहर धकेली वह आकाश को भेदती हुई लग रही थी। अच्छा। बुजुर्ग मदद नहीं कर सके लेकिन अपना सिर हिलाया और उसके लिए जयकार की। लेकिन सबसे ऊंची सीट पर मास्टर गौतम भावहीनता से बैठा था। किसी को नहीं पता था कि उसने क्या सोचा। अध्याय 60, नकुल शॉ को लाओ। नीरज शॉ का प्रदर्शन वास्तव में शानदार था। इस तथ्य को छोड़कर कि उसकी सबसे ज्यादा साधना थी, हर कौशल जो उसने दिखाया वह उत्तम था। उसकी स्पेशियल क्लाउड फिंगर अब शिखर सम्मेलन में जो थी उससे भी बेहतर थी और उसकी शैडो स्टेप पूर्णता के करीब पहुंच गई थी। नीरज शॉ ने अपनी हार के बाद और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया और दबाव में उसकी ताकत बढ़ गई थी। यहां तक कि पुरानी पीढ़ी के कुछ 6ठे दर्जे भी उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। बुरा नहीं, संप्रदाय के प्रमुख और बुजुर्गों ने अपना सिर हिलाया। उनके दृष्टिकोण से नीरज शॉ की ताकत वास्तव में सनफेदर सिटी में शीर्ष स्तर पर थी। उन्होंने मास्टर गौतम की ओर मुड़ा। मास्टर गौतम, आप कैसा महसूस करते हैं? राजेंद्र शॉ मदद नहीं कर सका लेकिन पूछा। एक बार जब उसके सौतेले बेटे नीरज शॉ को गुवान पैलेस द्वारा चुना गया तो उसके भविष्य के दिनों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। ये केवल समय की बात होगी, इससे पहले कि सनफेदर सिटी पर शॉ संप्रदाय का नियंत्रण हो। अन्य बुजुर्गों ने उम्मीद से देखा। ठीक ठाक, ये शब्द एक हथौड़े की तरह थे जिसने राजेंद्र शॉ को जोर से मारा। ये कैसे हो सकता है? ठीक ठाक। नीरज शॉ का चेहरा लाल हो गया। उसके दिल में गुस्सा उमड़ आया।
सनफेदर सिटी के भीतर सबसे ज्यादा साधना वाली प्रतिभा होने के नाते उसे केवल एक ठीक ठाक समीक्षा मिली थी। ओह हाँ नीरज, क्या तुमने आंशिक होली मार्शल आर्ट से कुछ हासिल नहीं किया? संप्रदाय के नेता ने उसे प्रेरित किया। आंशिक होली मार्शल आर्ट? हाँ। बुजुर्गों के बीच आंखें चमक उठीं। हे, मास्टर गौतम की आंखों में आखिरकार कुछ दिलचस्पी दिखाई दी। हाँ पिता, नीरज शॉ ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसकी आभा बदल गई। हुटिल्ड, इस समय नीरज शॉ के पास वह आभा थी जो सिद्धार्थ ग्रिफिन के पास शिखर सम्मेलन के दिन थी, लेकिन बहुत हल्की, केवल सिद्धार्थ ग्रिफिन की लगभग 10वें हिस्से की। विंडफ्लोइंग स्टार्स हुआ। एक अनदेखी हवा की लहर ने कई मीटर के दायरे में सब कुछ उड़ा दिया। यह आकस्मिक स्वाइप 7वें दर्जे के तहत ज्यादातर कल्टीवेटरों को बुरी तरह घायल कर सकता था। अच्छा, बुजुर्ग मदद नहीं कर सके लेकिन उसके लिए ताली बजाए। ये वही था जो उन्होंने वास्तव में दिल से महसूस किया था, वे अभिनय नहीं कर रहे थे। आंशिक होली मार्शल आर्ट में उनकी अंतर्दृष्टि नीरज शॉ की तुलना में ज्यादा मजबूत नहीं थी। उनके जयकार के बाद उन्होंने एक बार फिर मास्टर गौतम की ओर उम्मीद से देखा। इस बार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? नीरज शॉ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। ये तुम्हारी तथाकथित आंशिक होली मार्शल आर्ट से अंतर्दृष्टि है। इसकी शक्ति तुम्हारी स्पेशियल क्लाउड फिंगर से भी ज्यादा मजबूत नहीं है। तुमने अभी तक एक होली मार्शल आर्ट के कोने को भी नहीं छुआ है। बेकार। कमरे के भीतर ठंडी, भावहीन आवाज गूंजी। तुरंत सन्नाटा छा गया। ये कैसे संभव था? नीरज शॉ को कुछ हद तक असंतोष महसूस हुआ। हालांकि वहां बैठा आदमी देश के कुछ 9वें दर्जे में से एक था। मार्शल पद का 9वां दर्जा। भले ही वे असंतुष्ट थे, उनके पास उसे डांटने की कोई हिम्मत नहीं थी। वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, वह ये नहीं है, मास्टर गौतम ने कठोरता से कहा। शिखर सम्मेलन के दिन दो गुवान कॉप्समैन नकुल शॉ और सिद्धार्थ ग्रिफिन के नाम नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने उनकी क्षमता और प्रतिभा को देखा था। उन दोनों की क्षमता गुवानसन प्रांत के शीर्ष 5वें स्थान पर थी। नीरज शॉ का प्रदर्शन शीर्ष 20 तक भी नहीं पहुंच पाया। मास्टर गौतम, नीरज की साधना युवा पीढ़ी में सबसे ज्यादा है, राजेंद्र शॉ ने असहाय होकर कहा। इस समय अन्य बुजुर्गों को पता चला कि मास्टर गौतम वास्तव में किसे चाहते थे, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति को सीमित कर दिया था। यही कारण था कि राजेंद्र शॉ ने उसका उल्लेख नहीं किया। कुछ सेकंड का सन्नाटा रहा। 5वें दर्जे या उससे ऊपर के सभी युवाओं को यहां बुलाओ, मास्टर गौतम ने आदेश दिया। राजेंद्र शॉ ने तुरंत वही किया जो उसे आदेश दिया गया था। जल्द ही तनु शॉ, आशु शॉ और इस्मीन शॉ सभी कमरे में आ गए। केवल 5 युवा थे जो 5वें दर्जे तक पहुंच गए थे, नीरज शॉ, नकुल शॉ, तनु शॉ, आशु शॉ और इस्मीन शॉ। लेकिन केवल 4 मौजूद थे। ये व्यक्ति गुवानसन प्रांत से आता है। तुम सभी को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए और अगर तुम्हें चुना जाता है तो तुम्हें गुवान पैलेस में ले जाया जा सकता है, राजेंद्र शॉ ने समझाया। तुरंत उनके चेहरों पर उत्साह बढ़ गया। गुवान पैलेस की तुलना में उनका शॉ परिवार सिर्फ एक चींटी था। अगर उन्हें गुवान पैलेस द्वारा चुना गया तो उनके भविष्य को मापा नहीं जा सकता था। जो पहला व्यक्ति आया वह इस्मीन शॉ था। जब वह आया तो एक शक्तिशाली ठंडा इनर स्ट्रेंथ उसके शरीर से बाहर निकला। केवल साधना पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा नहीं है, मास्टर गौतम ने अपना सिर हिलाया। इस्मीन शॉ की आंखों से उम्मीद बुझ गई। मास्टर गौतम की आंखों में उसका प्रदर्शन बकवास था। इस दृश्य ने नीरज शॉ को एक सांस लेने और यहां तक कि थोड़ा अच्छा महसूस करने का कारण बना दिया। आशु शॉ अगला आया। औसत, तुम्हारी समझ प्रबंधनीय है। समीक्षा पहले की तुलना में थोड़ी बेहतर थी। आखिरकार तनु शॉ की बारी थी। तनु शॉ सबसे छोटी थी और इसलिए वह आखिर में गई। उसने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल विंड स्लाइस और एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक का उपयोग किया। उसकी सभी चालें सुंदर थीं। आखिरकार भावहीन मास्टर गौतम की आंखों से एक रोशनी आई। बुरा नहीं, ये सबसे अच्छी समीक्षा थी जो उसने दी थी। नीरज शॉ का चेहरा बहुत बदसूरत था। ताकत और साधना के मामले में उसने आसानी से तनु शॉ को पार कर लिया। लेकिन तनु शॉ केवल 14 साल की थी और इसलिए उसकी क्षमता कहीं ज्यादा थी। बुजुर्ग दंग रह गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह जिस पर मास्टर गौतम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे वह तनु शॉ थी। लेकिन अगर उन्होंने तार्किक रूप से सोचा तो तनु शॉ मुख्य संप्रदाय की एक शाखा से आई थी और कम संसाधनों की स्थितियों के तहत उसने अभी भी नीरज शॉ ने अपनी उम्र में जो हासिल किया था उसे पार कर लिया था। वह ठीक है, लेकिन वह नहीं है जो रिपोर्ट में है। मास्टर गौतम की भौहें सिकुड़ गईं। अच्छा नहीं। राजेंद्र शॉ और बुजुर्गों के दिल जकड़ गए। लेकिन अगले ही पल सबसे अवांछित दृश्य हुआ। मास्टर गौतम अभी भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो मुझसे भी बेहतर है, तनु शॉ ने मास्टर गौतम से कहा। जिस क्षण वह कमरे में आए उसने सोचा था कि नकुल शॉ क्यों मौजूद नहीं था। उसे नहीं पता था कि नकुल शॉ को राजद्रोह के संदेह के लिए कारावास के आदेश के तहत रखा गया था और उन स्थितियों के तहत नकुल शॉ को बाहर रखा गया था।
अभी भी एक और है। मास्टर गौतम का चेहरा काला हो गया क्योंकि उसने बुजुर्गों का सर्वेक्षण किया। जिन लोगों को मास्टर गौतम ने देखा था उन्होंने महसूस किया कि जैसे किसी तलवार ने उन्हें काट दिया हो। मास्टर गौतम, स्थिति ऐसी है, संप्रदाय में अभी भी एक युवा है, लेकिन वह परिवार को धोखा देने के संदेह के तहत है। चुप रहो। मास्टर गौतम के चेहरे पर गुस्सा उमड़ आया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक गद्दार है या नहीं, मुझे बस अपना प्रतिभाशाली व्यक्ति चाहिए। उसकी शक्तिशाली आवाज़ कमरे के भीतर गूंजी। नीरज शॉ और युवा पीढ़ी के अन्य लोगों ने अपनी त्वचा को ठंडा होते महसूस किया। केवल उसकी आवाज़ ही ऐसा दबाव डाल सकती थी। ये कल्पना करना मुश्किल था कि 9वें दर्जे के लोगों के पास किस तरह की शक्ति थी। नकुल शॉ को लाओ। राजेंद्र शॉ शब्दों को बाहर निकालने में कामयाब रहा। बुजुर्गों ने अपने दिल में आह भरी। नीरज शॉ की मुट्ठियां भींच गईं और उसके दांत भींच गए, जो अनिच्छा से भरा हुआ था। शॉ परिवार की शीर्ष प्रतिभा को शाखा संप्रदाय के किसी व्यक्ति द्वारा कैसे बदला जा सकता था? नकुल शॉ को वह नहीं चुनेगा। भले ही वह हो तो क्या, मैं फिर भी उसे शर्मिंदा करूंगा, नीरज शॉ ने अंधेरे में कहा। जल्द ही एक सुंदर युवा स्थिर रूप से कमरे में चला गया। आज शॉ परिवार में कौन आया था? स्थिति से ऐसा लग रहा था कि बुजुर्ग और संप्रदाय के नेता सभी शीर्ष सीट पर बैठे आदमी के आदेश के तहत थे। जैसे ही उसने अपनी बाईं आंख खोली, नकुल शॉ ने आदमी से निकलने वाले शक्तिशाली दबाव को महसूस किया। जो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था वह ये था कि उसकी इनर स्ट्रेंथ एक चरम स्तर तक पहुंच गई थी। अगर नीरज शॉ की इनर स्ट्रेंथ को ठंडे पानी का एक पैच कहा जाता था तो संप्रदाय के प्रमुख को उबलते गर्म पानी का स्नान कहा जा सकता था। लेकिन इस हरे रंग के आदमी की तुलना में धातु की तरह थी। मात्रा और गुणवत्ता एक शिखर स्थिति तक पहुंच गई थी। इतना मजबूत। नकुल शॉ ने जल्दी से अपनी बाईं आंख की क्षमता बंद कर दी। उसके सामने वाला व्यक्ति सबसे मजबूत व्यक्ति था जिसे उसने अब तक देखा था, घाटी में लड़की के समूह को छोड़कर। तुम्हारा नाम क्या है? मास्टर गौतम ने पूछा। नकुल शॉ। उसकी आवाज़ स्थिर थी। बुरा नहीं। मास्टर गौतम के चेहरे पर दिलचस्पी दिखाई दी। उसकी सांस लेने से निकलने वाली आभा ने उसके सामने वाले युवा को घबराने का कारण नहीं बनाया और किसी तरह उसे यह एहसास हुआ कि वह उसे नहीं देख सकता था। नकुल शॉ की असली साधना छठी रैंक पर थी और जब वह इसे पूरी तरह से छिपाना चाहता था तो मास्टर गौतम भी इसे आसानी से नहीं देख सका।